बच्चों, हम कक्षा 10th की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमारा तीसरा अध्याय चल रहा है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और इसके अंदर आज हमारा नया टॉपिक है भारत और महामंदी, यानी महामंदी भारत में कैसी रही, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। भारत और महामंदी। भारत में जो महामंदी का असर हुआ था उसको देख करके साफ ऐसा लगता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में ही जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो कितनी एकीकृत हो गई थी, यानी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ गई थी, एकीकृत हो गई थी। भारत में महामंदी के असर से यह पता चलता है कि 20वीं सदी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो गई थी। चारों तरफ सब अर्थव्यवस्थाएं, पूरे संसार की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ गई थी, यानी इतना जुड़ गई थी कि अगर दुनिया के किसी एक हिस्से के अंदर कोई संकट आता था तो उसकी कपकपाहट दुनिया के सारे हिस्सों तक पहुंच जाती थी, सबको पता लग जाता था। यानी एक तरफ संकट आता था, समस्या सब जगह एक साथ ही आ जाती थी। दुनिया के एक हिस्से में पैदा होने वाले संकट की कपकपाहट बाकी हिस्सों तक भी पहुंच जाती थी और इससे पूरी दुनिया के लोगों का जीवन और अर्थव्यवस्थाएं सब कुछ प्रभावित होता था, यानी पूरी संसार ही इससे प्रभावित हो जाता था। इससे पूरी दुनिया के लोगों की जिंदगी और अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो जाती थीं। हम भारत में इसके प्रभाव की बात करते हैं। देखिए बच्चों, जब पूरे विश्व के अंदर महामंदी आई थी और जब भारत में भी महामंदी आई थी तो उस समय भारत एक उपनिवेश था, इंग्लैंड का एक उपनिवेश था और यहाँ जो हमारा देश था वो कृषि उत्पादों का तो निर्यातक था और तैयार माल का आयातक था, यानी जो कृषि से संबंधित उत्पाद थे वो तो यहाँ से विदेशों को भेजे जाते थे, उनका तो निर्यात किया जाता था और जो तैयार माल थे वो यहाँ पर आते थे, हम उनको खरीदते थे। हम जानते हैं कि उस समय भारत एक उपनिवेश था तथा वह कृषि वस्तुओं का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बन चुका था और इस महामंदी ने भारत को तुरंत ही प्रभावित कर दिया। और आप ये देख लीजिए 1928 से लेकर 34 तक जाते जाते जो भारत का आयात और निर्यात था वो आधा ही रह गया था, इतना जबरदस्त प्रभाव हुआ था इसका। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया और 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घट करके आधे ही रह गए थे। पूरे संसार के अंदर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी चीजों की कीमतें घटने लगी थी और वो प्रभाव यहां भी पड़ा था, यानी यहां पर भी कीमतें बहुत कम होने लग गई थी। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो यहां भी कीमतें नीचे आ गई थी। और आप ये देख लीजिए 1928 से 34 तक पहुंचते जो गेहूं की कीमतें थी वो 50% ही रह गई थी, यानी वो भी आधी ही रह गई थी। 1928 से 34 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई थी। यद्यपि शहरी निवासियों की अपेक्षा जो शहरों में रहते थे उन पर इसका कम प्रभाव था, लेकिन जो गांव में रहने वाले किसान और काश्तकार थे उनके ऊपर तो इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा, वो इससे बहुत ज़्यादा पीड़ित हुए थे। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ था। हालांकि जो किसान थे उनकी कृषि उत्पादों की कीमतें बहुत ज़्यादा गिर गई थी, उनके पास नगद राशि ही नहीं बची थी, लेकिन फिर भी ब्रिटिश सरकार ने लगान वसूली में छूट करने से साफ इनकार कर दिया था कि लगान को कम नहीं करेंगे, वो तो उतना का हो उतना ही देना पड़ेगा। यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से गिरी, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से साफ इनकार कर दिया था और सबसे बुरी मार तो उन काश्तकारों पर पड़ी थी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे, यानी वो यहाँ जो भी पैदा करते थे और पूरे संसार के अंदर जो जाता था उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। इसका आप उदाहरण भी देख सकते हैं। हमारे यहाँ बंगाल के अंदर जूट या पटसन की खेती करते थे बहुत सारे किसान, और जो ये पटसन था इससे मतलब टाट के ये कच्चा पटसन यहाँ तैयार करते थे और इससे जो टाट बनता था उससे बोरे बनाए जाते थे, यानी कारखानों के अंदर जो टाट भेजा जाता था और उसके टाट के बोरे बनते थे उसके अंदर।
अब क्या हुआ कि जब पटसन का ही यहाँ से निर्यात ही बंद हो गया, बहुत कम निर्यात होने लग गया, तो पटसन के जो दाम थे वो बहुत कम हो गए, यानी लगभग 60% तक नीचे गिर गए थे। किसानों की हालत बहुत खराब हो गई थी, उनके ऊपर बहुत कर्जे होने लग गए थे। बंगाल में जूट पटसन उगाने वाले लोग कच्चा पटसन उगाते थे, जिससे कारखानों में टाट की बोरियां बनाई जाती थी। जब टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से भी ज़्यादा गिरावट आ गई थी। और बहुत से किसानों ने दिन फिरने की उम्मीद में कि हमारा वक्त भी बदल जाए कुछ थोड़ा बहुत, इसलिए उन्होंने बहुत सारा कर्जा ले रखा था जिससे कि वो ज़्यादा उपज पैदा कर सकें। लेकिन जैसे ही उपज की कीमतें बहुत कम हो गई थी तो उनका तो मरना ही हो गया था, उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। जिन काश्तकारों ने दिन फिरने की उम्मीद में उपज बढ़ाने के लिए कर्जे ले लिए थे, उनकी हालत भी उपज का सही दाम ना मिलने के कारण खराब थी और वो दिनों दिन कर्जे के अंदर डूबते जा रहे थे, क्योंकि लागत ज़्यादा लग जाती थी और कीमतें बहुत कम मिलती थीं। वे दिनों दिन और कर्जे में डूबते जा रहे थे। और देखिए, इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए वहाँ के एक कवि ने लिखा भी था। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कवि ने लिखा, चलो भाइयों नगद की उम्मीद में और ज़्यादा पटसन तुम उगाओ, लागत और कर्जे में पिसकर ना उम्मीदी पाओ, सारी पूंजी लगा फंसा कर फसल खड़ी कर जाओ, घर पर बैठे बनिए देंगे 5 रुपए मन भाव। यानी वो कवि ने उस किसान की स्थिति का वर्णन किया है। उसने कहा है कि भाइयों चलो हम सबको नगद मिल जाए, नगद राशि मिल जाए, हमारे पास पैसा नहीं है और उस पैसे की उम्मीद के अंदर हम पटसन उगाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पटसन उगाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम बहुत सारी लागत लगाएंगे और उस लागत के लिए हमें चाहे कर्जा ही लेना पड़े हम कर्जा भी लेंगे, और लेकिन हमको नाउम्मीद नहीं होना है, पूरी मेहनत से पटसन उगाने का काम करना है और हम हमारी सारी पूंजी लगा देंगे, सब कुछ हम उसमें गंवा देंगे, फंसा देंगे, और जब हमारी फसल भी खड़ी हो जाएगी, फसल भी तैयार हो जाएगी, माल भी हमारा तैयार हो जाएगा, और अंत में हमको क्या होगा कि जो बनिया घर पे बैठा है उसको जाके हम बहुत सस्ते भावों में ही हमको उसको बेच करके आना पड़ेगा, यानी बहुत कम कीमत मिलेगी, हमारी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। इस प्रकार का उस कवि ने जो वहाँ के जो कृषक थे, उनके जो कृषि उत्पादों के दाम बहुत कम हो रहे थे, उसका उसने वर्णन किया है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति हो गई थी कि जो किसान थे पूरे देश के अंदर, उन कृषकों और काश्तकारों के उन ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जे होते जा रहे थे, क्योंकि वो उपज के अंदर लागत बहुत लगा देते थे और कीमतें बहुत कम मिलती थीं। पूरे देश में काश्तकार पहले से भी ज़्यादा कर्जे में डूबने लगे थे और उनके जो खर्चे इतने बढ़ गए थे, खर्चे तो हो ही रहे थे, और उस खर्चे से उनकी जो बचत थी वो बचत तो पहले ही समाप्त हो चुकी थी। खर्चे ज़्यादा थे, इस चक्कर में उनकी बचत भी खत्म हो चुकी थी, और ज़मीन तो सूदखोरों के पास में रखी हुई थी, और गहने और जेवर थे वो भी बिक चुके थे, उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। ज़मीन सूदखोरों के पास गिरवी पड़ी थी, घर में जो भी गहने जेवर थे वो सारे के सारे बिक चुके थे। इस मंदी के युग के अंदर भारत ने एक नया काम प्रारंभ किया। जो भारत में बहुत सारी ऐसे बहुमूल्य धातुएं यहाँ निकलती थी, उनमें से एक जो बहुमूल्य धातु थी, कीमती धातु सोना, उस सोने का यहाँ से निर्यात प्रारंभ कर दिया। मंदी के इस दौर में भारत कीमती धातुओं का जैसे सोने का निर्यात करने लगा। और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स ने यह कहा भी है कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को पुनर्निर्मित करने में भारत ने ये जो सोने का निर्यात किया था इसका बड़ा योगदान है, यानी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को इससे काफी फायदा हुआ था। जो गिर चुकी थी वो वापस जीवित होने की स्थिति में आ गई थी। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स का मानना था कि भारतीय सोने के निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफी मदद मिली थी। और इस सोने के निर्यात करने से ब्रिटेन की आर्थिक दशा में काफ़ी सुधार आ गया था, लेकिन हमारे यहाँ के किसानों की स्थिति में तो कोई भी फायदा नहीं हुआ था। वो वैसे के वैसे ही गरीबी में थे, वैसे के वैसे ही उनके ऊपर कर्जे चढ़े हुए थे और दिन रात वो इस मेहनत करते थे, लेकिन बदले में कम कीमतों के कारण उनको कुछ भी नहीं मिल पाता था। यद्यपि इस निर्यात से ब्रिटेन की आर्थिक दशा सुधारने में तो काफ़ी मदद मिली, लेकिन भारतीय किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। और 1931 में जब मंदी अपने चरम पर थी
और भारत के ग्रामीण इलाकों के अंदर बहुत ज़्यादा असंतोष और उथल पुथल मची हुई थी, उसी समय महात्मा गांधी जी ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कर दी और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। 1931 में मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष और उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। उसी समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। और बच्चों देखिए, ये जो मंदी का प्रभाव था ये शहरों में इतना दुखदाई नहीं था, इतना परेशान करने वाला नहीं था। गांवों में ही इसका ज़्यादा असर था, कृषकों पर ही, किसानों पर, काश्तकारों पर ही इसका ज़्यादा प्रभाव था। यह मंदी शहरी भारत के लिए इतनी दुखदाई नहीं रही थी, कीमतें गिरने भी लगती थी तो जो शहरों में रहने वाले जो लोग थे उनके ऊपर उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि उनकी आय निश्चित होती थी। यानी जो निश्चित आय वाले लोग जो शहरों में रहते थे उन पर कीमतों के गिरने का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता था। कीमतें गिरते जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालत ठीक रही जिनकी आय निश्चित थी। जैसे बहुत सारे ऐसे जमींदार थे जिनकी गांव में जमीन होती थी और शहरों के अंदर वो रहते थे, तो उनको पूरे साल भर का जो भाड़ा था वो बंधा बंधाया अपने घर पर ही तैयार मिल जाता था। वो कृषक आते थे जिनको भाड़े पे उठाते थे खेतों को, वो आकर के उनका भाड़ा वहीं पर दे जाते थे। उनकी निश्चित आय थी, इसलिए उनके भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी प्रकार से जो नौकरी करने वाले लोग थे, यानी जो जिनको वेतन मिलता था, वेतन भोगी जो कार्मिक थे, उनके ऊपर भी प्रभाव नहीं पड़ा। वो जबकि वो मध्यम वर्ग के लोग थे, जो वेतन भोगी लोग थे, वे जमींदार जो शहरों में रहते थे और गांवों की उनकी जमीन का बंधा बंधाया भाड़ा मिलता रहता था, या मध्य वर्गीय वेतन भोगी कर्मचारियों पर इसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था। और एक बात और हुई थी कि जो राष्ट्रवादी खेमे के लोग थे उस समय, जो राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे थे और वो दुनिया समाज की सब चीज़ों का ध्यान रखते थे, उन्होंने भी जो उद्योगों की रक्षा करने के लिए, यानी हमारे यहाँ उद्योग तो बिल्कुल खत्म होते जा रहे थे, तो उन्होंने सरकार से इस बात का दबाव बनाया कि जो सीमा शुल्क है विदेशों से जो यहाँ पर जिन चीज़ों को आयात किया जाता है उस सीमा शुल्क को बढ़ा दिया जाए। सीमा शुल्क बढ़ाने से जो विदेशी माल था उसकी आवक यहाँ अपने आप ही कम होने लग गई थी, तो यहाँ के जो औद्योगिक क्षेत्र थे उनमें विकास होने लगा और निवेश भी बढ़ने लग गया था, उनके अंदर पैसा लगाया जाने लगा था, अनेक प्रकार के उद्योग खुलने लगे थे। राष्ट्रवादी खेमे के दबाव में उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए थे, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश में तेजी आई थी। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्धोत्तर काल। बच्चों देखिए, प्रथम विश्व युद्ध पहले हुआ और उस प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के लगभग 2 दशक बाद में ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था, और ये जो दूसरा विश्व युद्ध था ये भी 2 बड़े बड़े खेमों के बीच में लड़ा गया था, 2 गुट बन गए थे। यह युद्ध भी 2 बड़े खेमों के बीच लड़ा गया था। एक खेमे के अंदर तो धुरी शक्तियां थी, जिसमें नाज़ी जर्मनी था, उसके अंदर इटली था और जापान था। एक गुट में धुरी शक्तियां थी जिनमें मुख्य रूप से नाज़ी जर्मनी, इटली और जापान था, और दूसरे मित्र राष्ट्र थे, और मित्र राष्ट्रों के अंदर ब्रिटेन था, फ्रांस था, सोवियत संघ था और अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी शक्तियां थी। फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका। बजो यह युद्ध लगभग 6 वर्षों तक चला था, और यह जल, थल और नभ तीनों ही के असंख्य मोर्चों पर लड़ा गया था। यानी जल के अंदर, समुद्र के अंदर भी इसको लड़ा गया था, थल पर भी लड़ा गया था, और हवाई हमलों से भी इसको लड़ा गया था। यानी तीनों प्रकार से असंख्य मोर्चे बने गए थे, जगह जगह पर यह युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध 6 साल तक चला था, जो जल, थल और नभ यानी जमीन, हवा और पानी के असंख्य मोर्चों पर लड़ा गया था। और इस युद्ध के अंदर मौत और तबाही हद से ज़्यादा हुई थी, यानी जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इस युद्ध में मौत और तबाही की कोई हद बाकी नहीं बची थी। इस युद्ध के अंदर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 6 करोड़ लोग मारे गए थे। यानी 1939 की अगर विश्व जनसंख्या की बात करें तो उस समय की जनसंख्या के 3% लोग मारे गए थे, और करोड़ों लोग इसके अंदर घायल भी हो गए थे। बहुत बुरी स्थिति हो गई थी।
इस जंग में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6 करोड़ लोग मारे गए थे, जो कि 1939 की विश्व की जनसंख्या का लगभग 3% था, तथा करोड़ों लोग घायल हो गए थे। लेकिन इस युद्ध की एक विशेष बात थी, इस युद्ध से पहले जो भी युद्ध हुए थे उनके ऊपर मोर्चे पर जो लोग जाते थे अधिकांशतः वही लोग मारे जाते थे। लेकिन इस युद्ध के अंदर जो ऐसे बहुत सारे लोग, ज्यादातर ऐसे लोग मारे गए थे जो कभी भी किसी युद्ध में मोर्चे पर लड़ने के लिए वो गए ही नहीं थे, वो अपने घर पर ही थे और तब भी वो मारे गए थे। अब तक युद्धों में मोर्चे पर मरने वालों की संख्या ज्यादा होती थी, लेकिन इस युद्ध में ऐसे लोग ज्यादा मरे जो किसी मोर्चे पर नहीं लड़ रहे थे। और यूरोप और एशिया के तो विशाल भूभाग तबाह हो गया था। यूरोप और एशिया के विशाल भूभाग तबाह हो गए थे और कई ऐसे बड़े बड़े शहर थे जो हवाई बमबारी से और लगातार गोलीबारी होने से जमीन में ही मिल गए थे, नष्ट हो गए थे, बिल्कुल समाप्त हो गए थे। कई शहर हवाई बमबारी से या लगातार गोलीबारी के कारण मिट्टी में मिल गए थे और इस युद्ध के अंदर बेहिसाब मात्रा में आर्थिक और सामाजिक तबाही हुई थी। बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से नुकसान हुआ था और बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे। इस युद्ध में बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही हुई थी। और देखिए इस युद्ध का एक चित्र है, रूस पर हमला करती जर्मन टुकड़ियां। आपको बताया था मैंने, एक तरफ रूस भी था और दूसरी तरफ जर्मन था। तो जर्मनी ने जब रूस के ऊपर यह हमला किया है उसका चित्र है, जुलाई 1939 का है, रूस पर हिटलर का हमला। उस समय जो जर्मन था उस पर हिटलर का शासन था और हिटलर ने इस युद्ध में बड़ा अहम रोल निभाया था जर्मनी की तरफ से। युद्ध का कारण भी उसी को माना जाता है और हिटलर ने जब आक्रमण किया था तो उसका ये चित्र है, रूस पर जो हमला किया गया है 1941 का। और एक दूसरा चित्र भी है, सोवियत रूस में युद्ध से तबाह स्टालिनग्राद का चित्र है। वहां का एक शहर है स्टालिनग्राद, वहां का वो जो तबाह हो गया था उसका चित्र ये बताया गया है। युद्धोत्तर काल में पुनर्निर्माण। देखिए बच्चों, युद्ध के बाद के अंदर पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। जब युद्ध समाप्त हो गया, दूसरा विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया, तो उसके बाद में सभी देशों के अंदर निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। जो विनाश हुआ था, जो संकट आया था, उसके बाद में उसको ठीक करने के लिए पुनर्निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और इस पुनर्निर्माण का कार्य विश्व की 2 प्रमुख शक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ के द्वारा किया जा रहा था। युद्धोत्तर काल में पुनर्निर्माण का काम 2 बड़ी शक्तियों के साये में आगे बढ़ा, अमेरिका और सोवियत संघ। पश्चिमी विश्व की बात करें तो पश्चिमी विश्व के अंदर अमेरिका वहां की आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक मोर्चे पर एक वर्चस्वशाली ताकत के रूप में स्थापित हो चुका था। पश्चिमी विश्व में अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से एक वर्चस्वशाली ताकत बन चुका था, तो दूसरी तरफ सोवियत संघ भी एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर करके सामने आया था। दूसरी ओर सोवियत संघ भी एक वर्चस्वशाली शक्ति के रूप में सामने आया था और नाज़ी जर्मनी को हराने के लिए सोवियत संघ की जनता ने अनेक कुर्बानियां दी थी, अनेक बलिदान दिए थे। नाज़ी जर्मनी को हराने में सोवियत संघ की जनता ने भारी कुर्बानियां दी थी। और जिस समय पूंजीवादी दुनिया महामंदी के दौर से गुजर रही थी, आप देख लीजिए महामंदी जब चल रही थी और पूरी की पूरी जो औद्योगिक देश थे, पूंजीवादी दुनिया थी, वो सारी की सारी महामंदी से जूझ रही थी। और उसी समय सोवियत संघ की जो जनता थी, उन्होंने उसको, अपने देश को, जो कि एक खेतीहर पिछड़ा देश माना जाता था, उससे उसने विश्व में एक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया था। जिस समय पूंजीवादी दुनिया महामंदी से जूझ रही थी, उसी दौरान सोवियत संघ के लोगों ने अपने देश को एक पिछड़े खेतीहर देश की जगह विश्व शक्ति की हैसियत में ला खड़ा कर किया था। अब बच्चों आगे है युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रेटन वुड्स संस्थान। जब दोनों विश्व युद्ध हो गए तो उन दोनों विश्व युद्ध के अंदर, जो बीच के अंदर आर्थिक अनुभव मिले थे बहुत सारे अर्थशास्त्रियों को और राजनीतिज्ञों को, और उन्होंने उन आर्थिक अनुभवों से मुख्य रूप से 2 सबक लिए थे। 2 विश्व युद्धों के बीच मिले आर्थिक अनुभवों से अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने 2 अहम सबक निकाले थे। प्रथम सबक क्या था?
प्रथम सबक यह था कि वृहत उत्पादन करने वाला कोई भी औद्योगिक समाज जो है वो तब तक कायम नहीं रह सकता जब तक कि उसका उपभोग भी व्यापक ना हो। यानी अगर उत्पादन ज्यादा है, उत्पादन वृहत है, तो फिर उसका उपभोग भी बहुत ज्यादा ही होना चाहिए, तभी औद्योगिक समाज कायम रह सकता है। वृहत उत्पादन करने वाला कोई भी औद्योगिक समाज तब तक कायम नहीं रह सकता जब तक कि उपभोग भी व्यापक ना हो। और व्यापक उपभोग कब होगा? जब आमदनी ज्यादा हो और स्थिर हो, यानी ज्यादा कमाई हो, बढ़िया कमाई हो और हमेशा होती रहे, तभी ज्यादा उपभोग किया जा सकता है। व्यापक उपभोग के लिए आमदनी ज्यादा तथा स्थिर होनी चाहिए। और स्थिर आमदनी कब होगी? जब पूर्ण रोजगार मिलेगा, यानी रोजगार की गारंटी होगी। स्थिर आमदनी के लिए पूर्ण रोजगार आवश्यक है, लेकिन बाजार तो पूर्ण रोजगार की कभी गारंटी देता ही नहीं है। लेकिन बाजार पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता है। उपज, कीमत और रोजगार के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए यह काम कौन कर सकता है? सरकार के द्वारा ही इसको नियंत्रित किया जा सकता है। इनके ऊपर जो उतार चढ़ाव आता है उसको सरकार ही कंट्रोल कर सकती है। उपज, कीमत और रोजगार के उतार चढ़ाव को सरकार द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। यानी उपज की जो कोई भी उपज हुई है उसकी क्या कीमत है और रोजगार की क्या स्थिति है, ये सब सरकार के द्वारा ही नियंत्रित हो सकती है। और इसके लिए इसलिए आर्थिक स्थिरता केवल तभी रह सकती है जब सरकार का हस्तक्षेप हो, सरकार का नियंत्रण हो। इसलिए आर्थिक स्थिरता केवल सरकारी हस्तक्षेप से ही नियंत्रित की जा सकती है। एक दूसरा सबक भी था, यह बाहरी दुनिया से संबंध रखने के बारे में था कि बाहरी दुनिया से किस प्रकार के संबंध रखे जा सकते हैं। और पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार वस्तु, पूंजी और श्रम, इन तीनों की आवाजाही को नियंत्रित करने की उसके पास में ताकत हो। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत हो। यानी वस्तु, पूंजी और श्रम तीनों की तीनों प्रवाह हैं। इन तीनों प्रवाहों को जब नियंत्रित करने की जिस सरकार के पास में ताकत होगी, वही पूर्ण रोजगार की लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और इन युद्धों के बाद में जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से दो लक्ष्य रखे गए थे। इन युद्धों के बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाने का उद्देश्य रखा गया था। और उस उद्देश्य के अंदर मुख्य रूप से दो बातें थी कि दो प्रकार के काम होने चाहिए। एक तो औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता होनी चाहिए और पूर्ण रोजगार बनाए रखने चाहिए। औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार बनाए रखना, ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने का जो उद्देश्य था, इसमें मुख्य रूप से ये दो लक्ष्य थे। यानी औद्योगिक विश्व, यानी जहां पर भी उद्योग हैं वहां पर आर्थिक रूप से स्थिरता की स्थिति आनी चाहिए, मंदी का दौर वापस नहीं लौट करके आना चाहिए और सबको रोजगार मिले। वहां पर सबको रोजगार मिलेगा तभी वहां पर औद्योगिक प्रगति हो सकेगी। और इस फ्रेमवर्क पर कार्य करते हुए जुलाई 1944 के अंदर अमेरिका के न्यू हैम्पशायर जो शहर है, वहां पर बैटन वुड्स नामक स्थान के ऊपर और एक सम्मेलन रखा गया। और उस सम्मेलन का नाम क्या था? संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन था। जुलाई 1944 में अमेरिका में न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन यानी पैसे से संबंधित सम्मेलन था, एक दूसरे की मदद करने से था, आर्थिक मदद करने से था। औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे की मदद कर सकें और युद्धोत्तर जो स्थिति आई थी उसकी पुनर्निर्माण करने में भी एक दूसरे की मदद कर सकें, इसके लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इस सम्मेलन के अंदर मुख्य रूप से इन कामों को करने के लिए दो संस्थाओं की स्थापना की गई थी। एक संस्था तो क्या थी कि जो सदस्य देश थे, वो जो सदस्य देश विदेशी जो व्यापार करते थे, वैदेशिक व्यापार के अंदर उनको कोई भी लाभ हो या कोई भी घाटा हो, उसकी भरपाई करने के लिए, यानी उसका निर्णय करने के लिए, उसके नुकसान की पूर्ति करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी, IMF की। सदस्य देशों के विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना की गई थी।
और युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए, यानी युद्ध के बाद में जो स्थिति आई थी, विनाश हुआ था, उस पुनर्निर्माण के लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए भी एक संस्था का निर्माण किया गया था, एक संस्था का गठन किया गया था, और वो थी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसको विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे के इंतजाम करने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया, जिसे विश्व बैंक भी कहा जाता है। और इसी वजह से जो IMF है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और विश्व बैंक, ये दोनों संस्थानों को मिला करके एक संस्थान के रूप में ब्रेटन वुड्स संस्थान भी कहा जाता है, यानी ब्रेटन वुड्स ट्विन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो IMF और विश्व बैंक है, ये दोनों संस्थानें एक साथ ही बनी, और इन दोनों का काम भी युद्धोत्तर जो व्यवस्थाएं थी, औद्योगिक राष्ट्र को एक दूसरे की मदद करने के लिए जो ये संस्थाओं का गठन किया गया था, और इसलिए इन संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से भी, यानी जो जुड़वा बच्चे होते हैं, उस ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान के रूप में भी इसको कहा जाता है। इस विश्व बैंक ने और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 1947 के अंदर औपचारिक रूप से अपना कार्य प्रारंभ किया था। विश्व बैंक और IMF ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया था। और ये जो दोनों ही संस्थाएं थी, इन संस्थाओं की जो निर्णय प्रक्रिया थी, उसको पश्चिमी औद्योगिक जो राष्ट्र थे, उनके द्वारा ही वो नियंत्रित होती थी, यानी उसकी निर्णय प्रक्रिया के ऊपर पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों का ही पूरा नियंत्रण था। इन संस्थाओं की निर्णय प्रक्रिया पर पश्चिमी औद्योगिक देशों का नियंत्रण रहता था, और अमेरिका को तो इन दोनों संस्थाओं में वीटो का भी अधिकार था। अमेरिका विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता था। वीटो क्या है? वीटो विशेषाधिकार है, और इस विशेषाधिकार के तहत कोई भी एक सदस्य भी किसी प्रस्ताव को खारिज कर सकता है, यानी एक सदस्य ने भी असहमति व्यक्त कर दी तो उस आधार पर वो प्रस्ताव खारिज हो सकता है। इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। और एक चीज और है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था। ये जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था है, ये सभी राष्ट्रों की मुद्राओं को आपस में जोड़ने का काम करती है। यह राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था है। ये जो ब्रेटन वुड्स व्यवस्था थी, ये व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित थी, यानी कोई भी राष्ट्र की जो मुद्राएं हैं, जैसे भारत की मुद्रा है रुपया, उसको डॉलर के साथ निश्चित विनिमय दर के साथ बांधा गया था। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी। इसमें राष्ट्रीय मुद्राएं, जैसे भारतीय मुद्रा रुपया को डॉलर के साथ एक निश्चित विनिमय दर से बंधा हुआ रखा गया था, यानी $1 के बदले के अंदर कितने रुपए मिलेंगे, ये उस समय स्थिर था। ये उसकी जो कीमत थी वो स्थिर कर दी गई थी। $1 के बदले में कितने रुपए देने होंगे, ये स्थिर रहता था। और डॉलर का मूल्य भी किसके साथ बंधा हुआ था? सोने के साथ उसको बांध रखा था। डॉलर का मूल्य सोने से बंधा रहता था। $1 की कीमत 35 औंस सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। $1 की कीमत 35 औंस सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। और बच्चों, इस प्रकार से हमने आज भारत में महामंदी और ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया था, और अब हम यहीं पर विराम लेते हैं, और अगले भाग के अंदर हम प्राथमिक युद्धोत्तर जो स्थितियां हुई थी, युद्धोत्तर वर्ष थे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे, और ब्रेटन वुड्स जो व्यवस्था थी उसके समापन को भी देखेंगे। और इसी के साथ हमारा ये जो अध्याय है वो भी समाप्त हो जाएगा। अंतिम जो इसका भाग है उसको हम अगले भाग के अंदर देखेंगे। धन्यवाद।